पेरिस में विंसेंट और सोफी नामक एक विवाहित जोड़े का एक कसाई की दुकान है। दुर्भाग्य से यह दुकान बहुत सफल नहीं है। उनके पास ज्यादा ग्राहक नहीं हैं और जो लोग आते हैं वे इंतजार करते करते थक जाते हैं क्योंकि विंसेंट मांस को अजीब तरह से मालिश करता है। एक दिन शाकाहारी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने दुकान पर हमला कर दिया, ईंट फेंका, चीजें तोड़ी और दीवार पर ग्राफिटी बनाई। विंसेंट उनके पीछे भागता है और एक कार्यकर्ता को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है ताकि उसका मुखौटा उतार सके, लेकिन उसके दोस्त तुरंत वापस आकर विंसेंट को धक्का देकर उस आदमी को बचा लेते हैं। वे विंसेंट के पेट में लात मारते हैं और भाग जाते हैं। बाद में दंपति अपने दोस्त स्टेफनी और मार्क के पास जाते हैं और बताते हैं कि बैंक ने दुकान को ठीक करने के लिए उन्हें लोन देने से मना कर दिया है, इसलिए वे जल्द ही दिवालिया हो जाएंगे। पहले तो स्टेफनी सहानुभूति दिखाती है, लेकिन जल्द ही वह मार्क की कसाई की दुकान से होने वाली कमाई के बारे में डींग मारने लगती है। डिनर के दौरान मार्क भी अपनी कमाई के बारे में डींग मारता है और विंसेंट को एक तोहफा देता है। यह दुकान की सुरक्षा के लिए एक बंदूक है। विंसेंट के पास परमिट नहीं है और वह सोचता है कि उसे इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन मार्क जोर देता है और प्रदर्शन के तौर पर पूल में एक खिलौने को गोली मारता है। घर वापस जाते समय सोफी विंसेंट से कहती है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि उनकी शादी अब उबाऊ हो गई है और वह एक ऐसे आदमी को चाहती है जो उसे रोमांचित करे। विंसेंट सुन नहीं रहा था क्योंकि उसने पास में एक कार्यकर्ता को साइकिल चलाते हुए देखा। अचानक विंसेंट ने कार रोकी और उस आदमी का सामना करने का फैसला किया। वह उसे ढूंढने के लिए गाड़ी को पीछे ले गया और गलती से उसे कुचल दिया और मार डाला। एक भयभीत विंसेंट पुलिस को बुलाना चाहता था और उन्हें बताना चाहता था कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन सोफी ने बताया कि उसने अभी शराब पी है और ट्रंक में एक बंदूक है, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा होगी। उस रात देखी एक डॉक्यूमेंट्री को याद करते हुए उसने सुझाव दिया कि उन्हें एक कुख्यात सीरियल किलर की नकल करनी चाहिए जिसने पीड़ितों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और शहर भर में कचरे के थैलों में छोड़ दिए। कुछ ही क्षणों बाद विंसेंट के पास मुर्दा आदमी उसकी कसाई की मेज पर था और वह अपने काम के औजारों का उपयोग करके उसे काटना शुरू कर दिया। उसने उसे बड़े टुकड़ों में तोड़ा जिसे उसने फिर छोटे टुकड़ों में काटा। इस प्रक्रिया में एक कान गिर गया और कुत्ते ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खा लिया। उसे इतना पसंद आया कि उसने और मांगने के लिए भौंकना शुरू कर दिया। विंसेंट ने दूसरा कान फेंक दिया और अपने कुत्ते को उसे खाते हुए देखकर वह सोचने लगा। तब कुछ करने के बाद विंसेंट अपने बेडरूम में गया जहां सोफी एक और क्राइम डॉक्यूमेंट्री देख रही थी। उसने उसे बताया कि वह वहां नहीं सो सकता क्योंकि अब वे अलग हो गए हैं। विंसेंट के पास सोफे पर सोने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगली सुबह विंसेंट को देर हो गई और वह दुकान के लिए भागा तो पता चला कि सोफी ने स्लाइसर पर रखा मानव मांस बेच दिया है, यह सोचकर कि यह हैम है। इससे पहले कि वह उसे डांट सके, ग्राहक वापस आ गई और कहा कि यह अब तक का सबसे अद्भुत मांस था जो उसने कभी खाया था और उसने और मांगा। उसने उसे कुछ और बेचने की कोशिश की, लेकिन वह केवल वही हैम चाहती थी। सोफी को समस्या समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए विंसेंट ने दावा किया कि उसने आपूर्तिकर्ता बदल दिया है और अब सोफी नए हैम को आजमाना चाहती है। उसे भी लगता है कि यह बिल्कुल स्वादिष्ट है और विंसेंट महिलाओं को बताता है कि यह ईरानी पोर्क है। ग्राहक जितना चाहती है उतना खरीद लेती है और उसके जाने के बाद सोफी सच्चाई की मांग करती है। जब उसने स्पष्टीकरण सुना तो वह केवल एक सेकंड के लिए घबरा गई। इससे पहले कि विंसेंट को इसे फेंकने के लिए मना करे, बल्कि उसे भी इसे आजमाने के लिए कहा। उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन सोफी बोलती रही, कहती रही कि वे सारे शरीर को बेचकर सारे सबूत मिटा सकते हैं। उसी समय एक और ग्राहक आता है। वह पिछली महिला का दोस्त है जिसने उसके साथ अपना हैम साझा किया था और अब वह कुछ और चाहता है। ईरानी सुअर के मांस की अफवाहें फैल गयी और जल्द ही दुकान लोगों से भर गई जो इसे मांग रहे थे। दंपति मानव मांस बेचते रहे, एक बार फिर अच्छा पैसा कमाते हुए। जब ऑफिसर भी ईरानी सुअर का मांस खरीदने के लिए आते हैं तो दंपति घबरा जाते हैं, लेकिन शुक्र है कि वह मानव अंगों को नहीं पहचान पाता है। शाम को विंसेंट के पास रात के खाने के लिए आखिरी थोड़ा सा मानव मांस बचा होता है और उसे स्वाद भी पसंद आता है। सोफी सोचती है कि उन्हें लोगों को मारना और उनका मांस बेचना शुरू कर देना चाहिए, जिसे विंसेंट एक मजाक समझता है। हालांकि सोफी गंभीर है और बताती है कि इससे दुकान को बचाया जा सकता है। अगले दिन उनकी बेटी क्लो उन्हें अपने प्रेमी लुकास से मिलवाती है। वह शाकाहारी है, लेकिन वह वादा करता है कि वह मांसाहारी लोगों का सम्मान करता है और उन चरमपंथियों की तरह नहीं है जिन्होंने दुकान में तोड़फोड़ की थी, एक ऐसा काम जिसे वह सही नहीं मानता है। विंसेंट और सोफी को पहले कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन वे यह सुनकर चौंक जाते हैं कि क्लो भी अपने प्रेमी के सम्मान में शाकाहारी बन गई है। लुकास विंसेंट द्वारा बनाए गए मशरूम नहीं खाएगा क्योंकि वे चिकन के रस में डूबे हुए हैं और वह उनकी वाइन भी नहीं पीता है। वह बताता है कि वह केवल शाकाहारी वाइन पीता है क्योंकि पारंपरिक वाइन कुचली हुई अंगूरों से बनाई जाती है जिनमें मरे हुए कीड़े होते हैं। विंसेंट और सोफी से पहले संपर्क करने वाला शाकाहारी कार्यकर्ता दो साथियों के साथ आता है। संख्या में कम होने के कारण विंसेंट और सोफी जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तीनों खुलासा करते हैं कि वे एक मांस प्रसंस्करण संयंत्र में तोड़फोड़ करने की योजना बना रहे हैं। विंसेंट सोफी की अस्वीकृति की परवाह किए बिना
उनके साथ जाने के लिए सहमत होता है। ड्राइव के दौरान उन्हें मास्क दिए जाते हैं और एक कार्यकर्ता को लगता है कि विंसेंट परिचित दिखता है। वे फूल विक्रेता होने का दावा करके संदेह को दूर करते हैं। मास संयंत्र में सोफी को पता चलता है कि यह मार्क का है, उनके दोस्त का। वह कहती है कि वह बाहर निगरानी करेगी और विंसेंट दूसरों के साथ शामिल हो जाता है। वह उत्साहपूर्वक विनाश में भाग लेता है, आग लगाता है और मार्क की तस्वीर पर पेशाब करता है। बाद में एक रेस्तरां में सोफी विंसेंट की आलोचना करती है कि उसने उनके दोस्तों को धोखा दिया। विंसेंट का तर्क है कि मार्क जैसी बड़ी श्रृंखलाएं शाकाहारी लोगों की तुलना में छोटे व्यवसायों को अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। वह एक स्टेक ऑर्डर करता है लेकिन उसे बेस्वाद लगता है, यह दावा करते हुए कि यह लोगों जितना स्वादिष्ट नहीं है। वह फिर से मारने से इनकार करता है और सोफी उसे उकसाती है, उसे कायर कहती है और कहती है कि वह केवल तभी उस पर निर्भर रहता है जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं। क्रोधित होकर विंसेंट उसे मारने के लिए एक कांटा उठाता है लेकिन खुद को रोकता है। उसके जाने से पहले उनके रिश्ते को खत्म करने की घोषणा करता है। सोफी वेटर के साथ चैट करती है और वे अपराध वृत्तचित्रों में अपनी साझा रुचि पर जुड़ते हैं। वह उसे घर तक लिफ्ट देने की पेशकश करता है। पहुंचने पर वह कसाई की दुकान देखता है। वेटर, जो शाकाहारी है, को यह विडंबना लगती है कि उसने एक कसाई को लिफ्ट दी। वह सोफी के साथ फ्लर्ट करता है और उसे किस करता है, लेकिन वह उसकी जीभ काट लेती है। चूंकि उसका खून बह रहा है, इसलिए वह उसे अंदर आने के लिए कहती है ताकि वह साफ कर सके। जब वह बाथरूम में होता है तो सोफी विंसेंट को वेटर के बारे में बताती है, उसे अपना अगला ईरानी स्वर कहती है और किस का वर्णन करके उसे ईर्ष्यालु बनाती है। जब वेटर बाथरूम में होता है, सोफी विंसेंट से कहती है कि वह उनका अगला शिकार हो सकता है, उसे ईरानी स्वर कहती है और विंसेंट को ईर्ष्यालु बनाने के लिए किस का विस्तार से वर्णन करती है। क्रोधित विंसेंट अपना चाकू तेज करता है और सोफी उसकी क्रोध से उत्साहित होती है। हालांकि विंसेंट हिचकिचाता है, उसे याद आता है कि सबसे अच्छा मांस शांत जानवरों से आता है। सोफी वेटर को तैयार करने के लिए सोफे पर उसकी मालिश करने का फैसला करती है। जब वह विंसेंट को आगे बढ़ने के लिए कहती है तो उसके मन में दूसरी बातें आती हैं, लेकिन सोफी उनके अस्तित्व का उल्लेख करके और तलाक की धमकी देकर उस पर दबाव डालती है। विंसेंट रसोई से बाहर जाता है और वेटर को नग्न पाता है, यह विश्वास करते हुए कि यह एक रोल प्लेइंग गेम है ताकि उसे एक यौन संबंध में शामिल किया जा सके। इससे विंसेंट और भी क्रोधित हो जाता है और वह वेटर को तब तक पीटता है जब तक वह मर नहीं जाता। तभी क्लोई घर पहुंचती है। विंसेंट जल्दी से मछली के कटोरे के पानी से अपना चेहरा धोता है और सोफी वेटर के कपड़े और लाश को सोफे के पीछे छिपा देती है। क्लोई परेशान है क्योंकि लुकास ने उससे ब्रेकअप कर लिया है, यह मानते हुए कि वह गुप्त रूप से मांस खाती है। उसने दावा किया कि एक कसाई की बेटी के खून में मांस के लिए स्वाभाविक प्यार होता है। क्लोई आज रात अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है और दुकान से मांस खाना चाहती है, जिससे विंसेंट और सोफी घबरा जाते हैं। वे उससे लुकास से सुलह करने का आग्रह करते हैं, यह जोर देकर कहते हैं कि वह एक अच्छा लड़का है। जब वेटर बाथरूम में होता है, सोफी विंसेंट से कहती है कि वह उनका अगला शिकार हो सकता है, उसे ईरानी स्वर कहती है और विंसेंट को ईर्ष्यालु बनाने के लिए किस का विस्तार से वर्णन करती है। क्रोधित विंसेंट अपना चाकू तेज करता है और सोफी उसकी क्रोध से उत्साहित होती है। हालांकि विंसेंट हिचकिचाता है, उसे याद आता है कि सबसे अच्छा मांस शांत जानवरों से आता है। सोफी वेटर को तैयार करने के लिए सोफे पर उसकी मालिश करने का फैसला करती है। जब वह विंसेंट को आगे बढ़ने के लिए कहती है तो उसके मन में दूसरी बातें आती हैं, लेकिन सोफी उनके अस्तित्व का उल्लेख करके और तलाक की धमकी देकर उस पर दबाव डालती है। विंसेंट रसोई से बाहर जाता है और वेटर को नग्न पाता है, यह विश्वास करते हुए कि यह एक रोल प्लेइंग गेम है ताकि उसे एक यौन संबंध में शामिल किया जा सके। इससे विंसेंट और भी क्रोधित हो जाता है और वह वेटर को तब तक पीटता है जब तक वह मर नहीं जाता। तभी क्लोई घर पहुंचती है। विंसेंट जल्दी से मछली के कटोरे के पानी से अपना चेहरा धोता है और सोफी वेटर के कपड़े और लाश को सोफे के पीछे छिपा देती है। क्लोई परेशान है क्योंकि लुकास ने उससे ब्रेकअप कर लिया है, यह मानते हुए कि वह गुप्त रूप से मांस खाती है। उसने दावा किया कि एक कसाई की बेटी के खून में मांस के लिए स्वाभाविक प्यार होता है। क्लोई आज रात अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है और दुकान से मांस खाना चाहती है, जिससे विंसेंट और सोफी घबरा जाते हैं। वे उससे लुकास से सुलह करने का आग्रह करते हैं, यह जोर देकर कहते हैं कि वह एक अच्छा लड़का है।
विंसेंट और सोफी का हत्या का सिलसिला उनके बंधन को और मजबूत करता है। हत्या एक सामान्य सी बात हो जाती है जिसके दौरान वे हल्के फुल्के मजाक भी करते हैं। एक रात वे एक शाकाहारी व्यक्ति को मांस संयंत्र को नष्ट करने में मदद करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे ही वह व्यक्ति मांस चुन रहा होता है, विंसेंट अपना चाकू तैयार करता है, लेकिन वह व्यक्ति उसे देख लेता है, लात मारता है और भाग जाता है। दंपति उसका पीछा जंगल में करते हैं, लेकिन उसे खो देते हैं। सोफी सोचती है कि उनका शिकार खत्म हो गया है, लेकिन विंसेंट को अंधेरे में किसी के हिलने की आवाज सुनाई देती है। फिर सोफी उस व्यक्ति के फोन पर कॉल करती है और रिंगटोन उसकी जगह बता देती है। वह व्यक्ति घबरा जाता है, फिर भागने की कोशिश करता है, ठोकर मारता है और गिर जाता है। जब दंपति उसे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह पहले ही मर चुका है और डर के कारण उसे दिल का दौरा पड़ा होगा। अगले दिन सोफी और विंसेंट हार्ट अटैक वाले व्यक्ति से बने स्टेक को स्टेफनी और मार्क के साथ साझा करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि मांस अच्छा है और उनकी ईर्ष्या उन्हें सामान्य से अधिक चुप रखती है। जब मार्क एक और निवाला लेता है तो वह मांस में धातु का एक टुकड़ा, एक पेसमेकर देखकर चौंक जाता है। विंसेंट तुरंत इसे ले लेता है और उन्हें बताता है कि यह वास्तव में एक माइक्रोचिप है जिसका उपयोग किसान अपने पशुधन को ट्रैक करने के लिए करते हैं। बहस छिड़ जाती है और जब उनके दोस्त उनकी छोटी सी दुकान का फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं तो विंसेंट अंततः काफी बहादुर हो जाता है और उन्हें लताड़ता है, उनकी हर बात का अपमान करता है। एक क्रोधित मार्क विंसेंट पर कूद पड़ता है और वे बगीचे के बीच में लड़ने लगते हैं, अपनी पत्नियों की दलीलों को अनदेखा करते हुए। विंसेंट मार्क को पूल में धकेल देता है और अंततः उसका कान काट लेता है, बिना सोचे समझे उसे चबाता है। जब स्टेफनी उसे फटकारती है तो विंसेंट उसे थूक देता है, घृणा का नाटक करता है और दावा करता है कि वह सिर्फ एक बात साबित कर रहा था। एक तेंदुए पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद विंसेंट शिकार को अधिक कुशलता से करने के लिए उनके छलावरण और दौड़ने की तकनीकों की नकल करने लगता है। वह अन्य तकनीकों को सीखने के लिए और अधिक पशु वृत्तचित्र। सोफी विंसेंट को देखती है और पुष्टि करती है कि उसे किसी महत्वपूर्ण जगह पर चाकू नहीं लगा है। कुछ समय बाद सोफी और विंसेंट के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनती है। स्टेफनी और मार्क का इंटरव्यू लिया जाता है क्योंकि उन्हीं के बयानों के कारण दंपति की गिरफ्तारी हुई थी। वे टामैक के बारे में नस्लभेदी टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि बताते हैं कि उन्होंने किसानों से कथित माइक्रोचिप के बारे में पूछा था, लेकिन कोई भी उस तकनीक का उपयोग नहीं करता था। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर पेसमेकर नहीं होता तो सोफी और विंसेंट कभी नहीं पकड़े जाते। दंपति को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। मुकदमे के अंत में न्यायाधीश उनसे पूछता है कि क्या उन्हें कोई पछतावा है। सोफी का एकमात्र पछतावा पेसमेकर वाले व्यक्ति को मारने का था।